Yes, students, this is lecture number 6 for today. लेक्चर नंबर 6 क्या है भाई? लेक्चर नंबर 6 फॉर क्लास 11। बिल्कुल एक नया टॉपिक आपके लिए, एकदम नया, जिसका कोई कनेक्शन आपको पीछे के क्लास से, क्लास 10 से 9 से बिल्कुल नहीं मिलेगा। एकदम न्यू टॉपिक है। हम आपको बताए थे कि यूनिट एंड डायमेंशन दो टूल हैं जो मेजरमेंट के लिए आते हैं, यूज़ होते हैं। तो यूनिट को हमने पढ़ा, ऐसा यूनिट में को डिटेल में पढ़ा, FPS, MKS, CGS सिस्टम्स पढ़े और सब मिला करके एक तरह से यूनिट हमने समाप्त कर दिया है। अब हम लोगों को देखना है नया टॉपिक जो छूटा हुआ है, वो हम बदले थे कि डायमेंशन, बीमा बाद में पढ़ेंगे और उसी बीमा को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन बीमा हम लोगों को पढ़ना है। तो डायमेंशन एक बिल्कुल न्यू बात है। तो डायमेंशन की परिभाषा हम लोग देते हैं, द पावर्स बाय विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रेज्ड और एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड डायमेंशन। वे घात बीमा कहलाते हैं जिनसे किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को उठाया जाता है अथवा अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन परिभाषा से बात बनेगी नहीं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई यू हैव जस्ट चूजन a topic and how this topic came into existence. तो necessity is mother of invention। हमारे कुछ वैज्ञानिक थे जो सोच रहे थे कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, बल, त्वरण, वेग, संवेग, ये सभी कार्य, शक्ति, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सभी जो है, इनके नाम से कोई सिमिलरिटी इनमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज सभी हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जब इनके नेम्स को देखते हैं तो इनके बीच में कोई संबंध भी है, ये हमको मालूम नहीं चल रहा है। जबकि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, फोर्स हो, तो क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान में m हो गया, त्वरण में लंबाई और समय आ गया, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय आ गया। वेग में विस्थापन बटा समय होता है। माप लिखने के बाद उनका मेजरमेंट जब हमने किया, उनके यूनिट्स को लिखा, तो फिर हम सोचे कि एक स्टेप आगे हम अगर बढ़ाते हैं और उनके बीच में एक रिलेशनशिप पैदा करते हैं, जैसे कि वेग का बीमा हम कहेंगे आपको LT-1, संवेग का बीमा कहेंगे MLT-1। तो MLT ये तीनों इन्वॉल्व हैं और पावर -1 हो जाता है टाइम का। इट मीन्स कि इस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो बीमा के विषय में सोचने का काम जो वैज्ञानिक किए 1863 में, जिसमें नाम आता है रेने का, मैक्सवेल का और हैमिल्टन का भी नाम आता है, फोरियर का भी नाम आता है। तो ये सभी फ्रंटलाइनर्स थे जिन्होंने इस दिशा में सोचने का काम किया कि देयर मस्ट बी a relationship among all those physical quantities, and by writing their names we get some information at first hand. अगर हम वेग को वेग नहीं कहें, LT-1 कहें, लंबाई को केवल L कहें, द्रव्यमान को M कहें और समय को T कहें, त्वरण को अब त्वरण हम नहीं कहेंगे, LT-2 कहेंगे। और LT-2 जब कहेंगे तो LT-1 और LT-2 के बीच एक रिलेशनशिप हमको दिखाई पड़ रहा है। वेग अगर LT-1 है और त्वरण LT-2 होगा
तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप प्रथम दृष्टया हमको दिखाई पड़ रहा है कि भाई देयर इज ए रिलेशनशिप। तो बीमा हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे आप इसको देखिए। कंप्लीट क्लास अगर आप बीमा का करते हैं या फिर कोई भी क्लास मेरा अगर करते हैं कंप्लीट, एक चैप्टर में अगर 10 गो 15 गो 20 गो लेक्चर होता है, उसको आप सुनते हैं, उसको तैयार करते हैं, अटेंड करते हैं, तो फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी तरह की समस्या, थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, कुछ भी आपका किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो IIT हो, चाहे नीट हो, या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन इन द लाइफ, यू विल बिकम सक्सेसफुल। क्योंकि मेरा पीछे का जो रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जितने भी छात्र को पढ़ाए हैं, और छात्र जो मेरा 80% ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर होते हैं, और 80% लोग हम टोटल जो अपना निकाले हैं 7-8 हज़ार इंजीनियर है, डॉक्टर और अन्य सेवाओं में हैं, सभी सेवाओं में है। जहाँ भी हम जाते हैं हमारे छात्र हमको मिल जाते हैं, और हमको इससे काफ़ी सुविधा होती है और काफ़ी प्रसन्नता भी होती है। तो इसलिए अगर इस बात में पढ़ाने से अगर जीवन बनता है विद्यार्थियों का, तो इस कार्य को करने के लिए हम कमिटेड हैं, और इस कमिटमेंट का लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र को मिले, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। तो देखिए, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। यू विल गेट योर इंग्लिश स्ट्रांग, योर मैथमेटिक्स स्ट्रांग, एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स यू विल गेट ऑल राउंड डेवलपमेंट व्हाइल यू अटेंड जस्ट माई क्लासेस। तो बीमा की परिभाषा हम पहले जो दिया गया था उसको लिखते हैं। द पावर्स by which fundamental unit of a physical quantity can be raised or expressed. Those powers are called dimension. The powers by which fundamental unit of a physical quantity can be raised or expressed, those powers are called dimension. वे घात बीमा कहलाते हैं। घात का मतलब क्या होता है? जैसे कि x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो पावर हो गया, ये तीन क्या है? पावर है। तो हम ये घात बीमा कहलाते हैं, बशर्ते कि इनको मास, लेंथ और टाइम पर दे दिया जाए। ऐसे अगर पावर देते हैं तो इन पावर्स को हम क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। तो वे घात बीमा कहलाते हैं जो जिनसे किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को उठाया जाता है अथवा अभिव्यक्त किया जाता है। उठाया जाना, रेज्ड। अगर हम कहते हैं x3, x4 कहते हैं, तो हम पहले इसको क्या बोलते हैं? x इज रेज्ड बाई पावर 4। इसको अगर हम फुल एक्सप्रेशन में बोलें तो ये था x इज रेज्ड बाई पावर 4। इसी को हम शॉर्ट करके बोलना शुरू कर दिए, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। और उसके बाद अभी हम बोल रहे हैं x4 अगर बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं x के पावर 4। तो रेज पावर अगर आपको देते हैं हम, तो आप जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। पावर डेलीगेट कर दिया, किसी को DM अगर बना दिया गया तो ऊपर उठ गया, CM बना दिया गया और ऊपर उठ गया। लेकिन पावर अगर ले लिया जाए तो व्यक्ति वहाँ से नीचे गिर जाता है। तो पावर देने से उठता है, इसीलिए रेज का प्रयोग हमने किया है। वे घात बीमा कहलाते हैं जिनसे किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को उठाया जाता है। पावर दे करके हम क्या करते हैं? उठाते हैं और एक्सप्रेस या फिर अभिव्यक्त करते हैं उस टर्म में, तो इसको बीमा कहते हैं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हिंदी में आप लिख लो, द पावर्स बाय विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रेज्ड और एक्सप्रेस्ड। इसको हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? वे घात बीमा कहलाते हैं जिनसे किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को उठाया जाता है अथवा अभिव्यक्त किया जाता है।
इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं सेकेंड डिफिनीशन में। द पावर्स बाय विच मास, लेंथ एंड टाइम, द पावर्स गिवन टू द मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड डायमेंशन। द पावर्स, ये थोड़ा और क्लियर हो रहा है। द पावर्स गिवन टू mass, length and time are called dimension। लंबाई, द्रव्यमान और समय पर जो घात दिए जाते हैं उन घातों को बीमा कहा जाता है। द पावर्स गिवन टू मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड डायमेंशन। लंबाई, द्रव्यमान और समय पर जो घात दिए जाते हैं उन घातों को बीमा कहा जाता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं थर्ड डिफिनीशन में। द पावर्स गिवन टू पावर्स which are given to M, L and T are called dimension। अब सवाल है कि मास, लेंथ और टाइम के टर्म में हम 3 डिफिनीशन लिखे हैं। एम, एल, टी पर जो घात दिए जाते हैं उन्हें बीमा कहते हैं। वेरी सिंपल। अब आपको और आसान हो गया बीमा की परिभाषा। क्या होता है भाई, जो भी पावर मास, लेंथ और टाइम पर दिया जाता है, काहे के लिए दिया जाता है उसको हमने हटा दिया है। ये अंडरस्टूड है कि भाई रेज और एक्सप्रेस कर ही रहे हैं, तो इस लाइन को हमने हटा दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया। वे घात जो लंबाई एम, एल और टी पर दिए जाते हैं उन्हें बीमा कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गए, कुछ और उनके मात्रक आ गए, जैसा कि मोल आ गया, आई आ गया, फिर केल्विन आ गया। इसके टर्म में भी हम डायमेंशन को लिखना शुरू कर दिए थे। तो परिभाषा में भी उसका एंट्री हम दे देना चाहते हैं। तो कैसे देते हैं ज़रा देखिए, और कंप्लीट डिफिनीशन होगा वो डायमेंशन का। इसको मिटाते हैं। The powers which are assigned कहिए चाहे given कहिए, assigned to M, L, T, mole, I and K are called dimension। एम, एल, टी, मोल, आई और के पर जो घात दिए जाते हैं उन घातों को बीमा कहा जाता है। याद रखना है आपको, एम, एल, टी, मोल, आई तथा के पर, एम, एल, टी, मोल, आई तथा के पर जो घात दिए जाते हैं उन घातों को बीमा कहा जाता है। और इस तरह से डिफिनीशंस को जैसे जैसे बीमा थोड़ा मैच्योरिटी को प्राप्त किया और फाइनल शेप में आया, तो ये हमने फाइनल डिफिनीशन यहाँ दे दिया। तो ये डायमेंशन का हो गया डिफिनीशन। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते कैसे हैं। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, 5 मिनट में बताएंगे, फिर उसके बाद आपको डायमेंशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। 5 मिनट्स यू जस्ट कंसंट्रेट हियर। सबसे पहले शुरू करते हैं लेंथ का डायमेंशन एल होता है। ऐसे ब्रैकेट से घेर दिए, इट मीन्स डायमेंशन हमने लिख दिया।
The writing of dimension is completed. This bracketed. If the physical quantity or the unit is bracketed, it means dimension हमने लिख दिया. मास का डायमेंशन क्या होगा? m होगा, और टाइम का t होगा. एरिया का l स्क्वायर, वॉल्यूम का l क्यूब, वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं, विस्थापन बटा समय को हम लंबाई बटा समय कह सकते हैं, लेंथ बाई टाइम लिखते हैं, l बाई टी ऊपर जाता है, l को यहाँ रहने देते हैं, बटा के ऊपर t जाता है तो इसका पावर -1 हो जाता है, LT -1. चाहे तो इसको लिख सकते हैं m 0, m नहीं है, m पावर ऑफ एनीथिंग इज 0, द क्वांटिटी इज इक्वल टू 1. तो m 0 का मतलब 1, LT -1 ऐसे लिख सकते हैं. लेकिन हर बार हम m 0 LT -1 नहीं लिखेंगे, आपको समझना होगा कि m नहीं है तो m का पावर 0 है. तो त्वरण जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो हम वेलोसिटी बाई टाइम अगर लिख दें, LT -1 इसका डायमेंशन होता है बाई टी. तो LT -1 ऊपर है, नीचे से t ऊपर गया तो इसका भी पावर -1 हो जाएगा. तो दो क्वांटिटी को गुना करते हैं तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है. तो इसका -1 और -1 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा. LT -2 हो गया त्वरण का बीमा. अब बल है, फोर्स, ये होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास का m हो गया और त्वरण का क्या हो गया? LT -2 हो गया. यहाँ LT -2 है, MLT -2 हो गया. इसी तरह से कार्स का अगर डायमेंशन हम लिखें, कार जिसको वर्क कहते हैं, ये बल गुना विस्थापन होता है. इसका माप जानना बड़ी ज़रूरी है. अगर माप आप जानते हैं, बड़ी आसानी से बीमा लिख सकते हैं आप. तो बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का MLT -2, अब डिस्प्लेसमेंट L हो गया. तो L और L में गुना करेंगे तो क्या होगा? ML स्क्वायर T -2 हो जाएगा. बस इतना डायमेंशन अगर आपको याद है तो फिर आपको डायमेंशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आपसे पूछते हैं, याद कर लीजिए, लंबाई का बीमा क्या होता है? L होता है. द्रव्यमान का क्या होता है? M होता है. समय का T होता है. एरिया का L स्क्वायर, वॉल्यूम का L क्यूब, वेलोसिटी LT -1, त्वरण LT -2, बल MLT -2, कार्य ML स्क्वायर T -2. इतना कोड याद रखना होगा. और याद रखने के साथ आपको याद रखना होगा कि कैसे हमने लिखा है. वेग बराबर लंबाई बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ इन इटसेल्फ. एंड व्हाइल आई एम राइटिंग टू राइट द डायमेंशन, वी डोंट हैव टू कंसीडर डिस्प्लेसमेंट हैविंग डायरेक्शन और एनीथिंग एल्स. सिंपली हम लेंथ के रूप में उसको देखते हैं. तो लंबाई बटा समय L/T LT -1 कैसे हुआ? तो T ऊपर गया, पावर -1 हो गया. एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम. तो यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम को वेलोसिटी एंड टाइम लिखे हैं. तो वेलोसिटी LT -1 बाई टी, T ऊपर गया, पावर -1 हुआ. गुना करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, LT -2 हुआ. फोर्स द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का m होता है और एक्सेलरेशन का यहाँ LT -2 होता है. बहुत आसानी से हम LT -2 लिख दिए. कार्स बराबर होता है बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हो गया MLT -2 और डिस्प्लेसमेंट L हो गया, गुना कर दिया L और L में, तो ML स्क्वायर T -2 हो गया. तो इस तरह से अगर हम आपसे कभी पूछते हैं व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, यू हैव टू टेल L. व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मास, M,
टाइम का टी होता है, एरिया का एल स्क्वायर, आयतन का एल क्यू, वेग का एल टी माइनस वन, त्वरण का एल टी माइनस टू, बल का एम एल टी माइनस टू, कार्य का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इतना डायमेंशन को आप जस्ट याद रखो और कैसे लिखे हैं इस बात को भी याद रखो, फिर यू विल गेट नो प्रॉब्लम इन राइटिंग द अदर डायमेंशन विच आई एम गोइंग टू राइट। आगे वाले डायमेंशन जिसको हम लिखने जा रहे हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, उसका मेजरमेंट लिखेंगे, मेजरमेंट के बाद बड़ी आसानी से डायमेंशन हम लिखते चले जाएंगे। और डायमेंशन लिखने का काम है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, पर जनरल फिजिक्स के अंदर आने वाले सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे, फिर हीट के अंदर, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म। मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ फार्मूलाज हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगे, उनका डायमेंशन लिखेंगे। उसके बाद राइटिंग ऑफ डायमेंशन समाप्त होगा, फिर यूजेज ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे और फिर लिमिटेशन पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। और उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी, किसी भी किताब का, किसी भी एग्जामिनेशन में, जेई में पूछा गया हो, नीट में पूछा गया हो, यू कैन सोल्व बाय योर सेल्फ। यू विल गेट दैट मच स्ट्रेंथ कि पूरे जीवन में इस चैप्टर में आने वाली समस्या चाहे जिस भी परीक्षा की होगी आपसे नहीं छूट सकता है, बशर्ते कि एक एक वीडियो आप देखें। अब लिखते हैं शक्ति का भी। शक्ति जिसको कहते हैं पावर, पावर बराबर होता है कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, वर्क बाई टाइम। वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टाइम का टी होता है। तो इसको ऊपर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू रहने दीजिए, नीचे से टी को ऊपर ले जाइए, इसका पावर -1 हो जाएगा। और फिर जब एम एल स्क्वायर, इसका -2 इसका -1, पावर को जोड़ देते हैं, गुना करते हैं, तो फिर -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। फिर संवेग का भी मैं लिखते हैं, मोमेंटम का। ये होता है द्रव्यमान गुना वेग, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का lt -1। फिर आवेग का बीमा अगर लिखते हैं, इम्पल्स का, फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स का एम एल टी -2, टाइम का t, तो एम एल टी -2 और यहाँ पर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि 2 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आपके पास है। कर्जा वाला को कर्जा दे दिए तो क्या बचेगा, कर्ज बचेगा आपके पास 1 रुपया, एम एल टी -1। आवेग हो गया। इसके बाद किसका भी मैं लिखें, जड़त्व आघूर्ण का भी मैं लिखता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। द्रव्यमान गुना लंबाई का स्क्वायर होता है, मास इंटू लेंथ स्क्वायर। मास का m और लेंथ का एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर हो गया जड़त्व आघूर्ण का बीमा। तो राइट डाउन दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डायमेंशन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। वेरी सिंपल इट इज़। डायमेंशन लिखने की यात्रा थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे, फिर उसका यूजेस पढ़ेंगे और यूजेस में हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, और तब इसको लिमिटेशन पढ़ के समाप्त करेंगे। मिटाते हैं फिर इसको।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा लिखता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी होता है। सपोज कीजिए कि दो मास है, m1 है, m2 है, बीच की दूरी कितनी है, r है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है F। Two masses, between every two masses of the universe there is a force of attraction, and that force of attraction is called gravitational force of attraction, and that gravitational force of attraction is directly proportional to the product of the masses of the body and inversely proportional to the square of the distance between the bodies। ब्रह्मांड के किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच एक आकर्षण का बल लगता है। जो आकर्षण का बल की माप हम कैसे करते हैं, तो आकर्षण का बल समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the body and inversely proportional to the square of the distance between the body। Combining both, we can write like this, m1 m2 by r square। When the sign of proportionality is converted into sign of equality, a constant comes in between, that is capital G, G m1 m2 by r square। अब G को एक तरफ करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऐसे, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G m1 m2, तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। F का डायमेंशन क्या होगा, mlt माइनस टी होगा, r स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर, i हो जाएगा m स्क्वायर, स्क्वायर से ही m कट गया, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, l स्क्वायर और l में गुना करेंगे l क्यू हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि ब्रह्मांड में किसी दो द्रव्यमान के बीच, m1 और m2 दो द्रव्यमान है, इसके बीच में एक फोर्स लगता है, आकर्षण का बल होता है, हमेशा आकर्षण का बल होता है। तो न्यूटन साहब ने कहा कि हमेशा आकर्षण होता है दो द्रव्यमानों के बीच, अर्थात इस रूम में अगर बेंचेज हैं तो सभी बेंच एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दीवार को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दीवार को दौड़ के आपस में सट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बीच में एयर है, एयर इज़ द रेसिस्टेंस। जैसे ही एयर इसको कंप्लीट इवैक्यूएट करेंगे सभी दीवार टूटने लगेंगे और सभी बेंच दौड़ दौड़ के आपस में सटने लगेंगे। तो इस फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये जो समानुपाती का चिन्ह है बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक आ जाता है। नियतांक आने का मतलब है कि दिस फोर्स इज नॉट इक्वल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कुछ और भी बात यहाँ रखेंगे देन इट विल बिकम इक्वल टू ईच अदर। जी इज टेलिंग दिस थिंग। तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका डायमेंशन क्या आ गया हमको, एफ का mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का l स्क्वायर, m1 m2 m स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से m कट गया, m को ऊपर लगे पावर -1 हो गया, फिर l और l स्क्वायर में गुना किया l क्यू हो गया, t माइनस 2 हो गया, m माइनस 1 l क्यू t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड हाउ द डायमेंशन इज रिटन। नो प्रॉब्लम हियर, यस, ओके देन। अब लिखते हैं कुछ और डायमेंशन, जैसे कि पृष्ठ तनाव का डायमेंशन हम लिख रहे हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये होता है बल बटा लंबाई।
फोर्स बाई लेंथ, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, लेंथ का एल हो गया, कट गया, एम टी माइनस टू इसका डायमेंशन हो गया। इस तरह से हम लिखते हैं, श्यानता गुणांक का डायमेंशन लिख दें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा से डिनोट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वी बाई एक्स, when this sign of proportionality into converted into sign of equality, a constant comes in between, ईटा ए वी बाई एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ईटा ए वी, तो ईटा इज इक्वल टू एफ एक्स बाई ए वी, एफ मीन्स फोर्स एम एल टी माइनस टू, एक्स एल हो गया, ई एल स्क्वायर हो गया, एल टी माइनस वन हो गया बेग का। अब कटाते हैं, एल से ई एल कट गया, एल से ई एल कट गया, क्या बचा, नीचे एक ठो एल बचा, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू है, ये टी ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर माइनस वन हो जाएगा। तो एम एल माइनस वन नीचे से ऊपर गया, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन इसका डायमेंशन हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एफ का एम एल टी माइनस टू, एक्स का एल, ई का एल स्क्वायर, वी का एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू इंटू एल ऊपर हो गया, एल स्क्वायर एल टी माइनस वन नीचे हो गया, ई एल और ई एल से एल स्क्वायर कट गया। छोड़ दीजिए, ऐसे सोचिए, एल को ऊपर ले गए तो एम एल माइनस वन हो गया, टी माइनस टू है, टी माइनस टू रहने दीजिए, टी माइनस वन को ऊपर ले गए तो टी हो गया, पावर वन हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू और वन को जोड़ देंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन इज द डायमेंशन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोण का बीमा क्या होता है? एंगल का। ये त्रिज्या सदिश है, वही घूमते हुए ओबी पर आ गई, ओबी हो गई, तो चापखंड क्या हो गया? एल हो गया, और ये आर है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? चापखंड बटा त्रिज्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है, एल बाई आर हो गया, दोनों का एल हो गया, वन हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। कोण का कोई बीमा नहीं होता है, डीएल लिखते हैं साथ में। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से डिनोट करता है।
कोण बटा समय होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटा समय। बीच में फ़ोन किया था, फ्लाइट मोड में नहीं डाले थे, आई एम सॉरी। देखिए यहाँ कोणीय वेग का बीमा अगर लिखना चाहते हैं तो मेजरमेंट क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग का क्या लिख रहे थे, विस्थापन बटा समय। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, त्रिज्या सदिश OA है, ये घूम करके OB पर आती है, तो केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोणीय विस्थापन हो गया। और A से B पर जाने में टाइम कितना लगा, T समय लग गया। तो T समय लग गया तो कोणीय विस्थापन बटा समय θ/T हो गया। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, ऊपर हमने लिखा है। तो एक हो गया ऊपर, और T का कैपिटल T हो गया, T ऊपर गया तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, T-1। कोणीय वेग, कोणीय संवेग का अगर डायमेंशन हम लिखें, कोणीय संवेग का एंगुलर मोमेंटम, J से डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम। J बराबर होता है I ओमेगा, याद रखना है। I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्व आघूर्ण, आई एम सॉरी, एंड एंगुलर वेलोसिटी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, ml², और एंगुलर वेलोसिटी का T-1। कोणीय संवेग का हो गया ml² T-1। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन का बीमा क्या होगा और स्ट्रेस का क्या होगा, फिर इलास्टिक कांस्टेंट्स के विषय में आपको बताते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, विकृति का बीमा क्या होता है। जैसे कि एक रबर का टुकड़ा है जिसकी लंबाई L है, यहाँ पकड़ते हैं और इसको पकड़ के खींचते हैं तो इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l की हो गई और पहले से लंबाई कितनी है, L है। तो विकृति बराबर हो गया स्मॉल l बाई कैपिटल L, लंबाई में वृद्धि बटा पूर्व लंबाई। द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ एंड प्रीवियस लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इसका डायमेंशन अगर लिखते हैं तो इंक्रीज इन लेंथ है तो L होगा, और L है तो उसका L होगा, L कट जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो दो डायमेंशन लेस हमको मिला, वो कोण मिल गया डायमेंशन लेस, फिर विकृति मिल गया डायमेंशन लेस। अब फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल का डायमेंशन क्या होगा, प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स का ml/T-2, एरिया का L², स्क्वायर से L कट गया, L ऊपर गया, पावर -1 हो गया, T-2 हो गया, प्रतिबल हो गया। इलास्टिक कांस्टेंट में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है।
तो इसका हो गया ml-1 t-2 प्रतिबल का। आप देखिएगा कि एक ही डायमेंशन सबका आएगा, प्रतिबल का जितना डायमेंशन होगा उतना ही होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का कितना होता है ml-1 t-2 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हैविंग नो डायमेंशन। स्ट्रेन का कोई बीमा नहीं होता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, आयतन विकृति हो, अनुदैर्घ्य विकृति हो या कोणीय विकृति हो, तीनों डायमेंशन लेस होगा। इसको अभी हम बता देते हैं। तो इस डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हो गया ml-1 t-2। अब देखेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का यंग गुणा y से डिनोट करते हैं इसको, दिस इज y। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता का आयतन गुणा k से डिनोट करते हैं। ये होता है स्ट्रेस बटा, स्ट्रेस मैंने जान रहे हैं प्रतिबल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति ml-1 t-2। आयतन विकृति का कोई बीमा नहीं होगा, अर्थात ml-1 t-2 प्रतिबल का हो गया, यंग गुणांक का हो गया, आयतन गुणांक का हो गया। अब देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन चाहे कोई भी हो, डायमेंशन लेस होता है। तो ये स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही इसका हो जाएगा ml-1 t-2। दैट्स ऑल राइट फॉर टुडे। इस लेक्चर में आज इतना ही। पढ़ते रहिए, कनेक्ट होइए हमसे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं कि मैं जब गोपालगंज में गया तो वहाँ सीएम का जो ई था, तो उसमें ब्लॉक लेवल के 2-3 पदाधिकारी आए, सर मैं आपका शिष्य रहा हूँ, प्रणाम। पंचायती राज पदाधिकारी कुछ आए, कुछ मेरा चला। हर जगह जितने भी टीचर मिलते हैं उसमें से शिक्षक हमारे मिल जाते हैं जो मेरे शिष्य हैं, और उससे मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो मस्ट कनेक्ट टू मी। That's all right. Thank you very much. Wish you all the best.